मैं साइकाइट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पे कई दिन से टाइम लिया हुआ था, इसलिए उन्हें मिलने चले आया। क्या मसला है आपको? तफसील से ज़रा बताएं। मैं आंखें बंद किए चितलेटा माजी की तरफ सफ़र करने लगा और मेरी ज़ुबान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर अकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थी। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम उन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहाँ 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फ़ारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, सुनिए अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बनेस हो रही है, क्यों ना हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई और गुर्राते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो अबू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में बीसियों ओल्ड एज होम हैं। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की भी सहूलियात होंगी, ताकि खुदा न खास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं, अगर दिन में उनकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा? आप एक दफ़ा मिसिज अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देखा है? अच्छा फ़िलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसिज अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार था और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर इस शहर के इस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहाँ वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार करके मैं इस शानदार और पेशवा बंगले की तर्ज पे बनी इस इमारत में दाखिल हो गया, जहाँ मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसिज अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहाँ मेरे जहन के मुताबिक वाकई ही बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तबीर की गई थी। साफ सुथरा माहौल, बड़े सर सब्ज लॉन, पुरशगवा डिस्पेंसरी जहाँ हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था, और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंसेज के अलावा वहाँ ज़िंदगी की हर सहूलत फराहम की गई थी। मिसिज अब्बासी से फ़ीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलों में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है अब? मैं ठीक हूँ, ठाक हूँ तो मुझे क्या होना, बस ये कमबख्त हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा एक मशवरा करना था आपसे, बोलो बेटा। अम्मा मैं एक जगह देख कर आया हूँ, मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं, या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है, माहौल भी साफ़ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पे रुखसा मुस्कुराहट थम गई थी। एक दफ़ा माथे पे बल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। बेटा मुझे भी काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, जैसे मेरा लाल खुश हो वैसे मैं खुश। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बगैरती पे हमारा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे, या शायद मैं हालात का सही मुकाबला ना कर सका और अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू शुरू में 2-3 दिन बाद मैं चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ आता। फिर मेरा चक्कर कम होते गए, बस इतवार की इतवार जाने लगा। और फिर कुछ अर्से पहले तो हद हो गई, कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं करीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वो दिन भी आ गया जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। इतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ ज़रूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठा और अभी सेल्फ लगाया ही था कि 18 साल आयान भी दरवाज़ा खुलकर साथ बैठ गया। डैड आपको पता है कि मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। अच्छा वाह शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया। डैडी आप हमेशा हमें स्कूल छोड़ कर आते हैं, आज मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। मैंने हंसते हुए आयान से पूछा, अच्छा कहाँ छोड़ने का इरादा है? अपने पापा को ओल्ड एज होम, इसने कहा। और मैं साकत हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टेयरिंग पे मजबूती से जम गए। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ साथ में, आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले पे ही साकत हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानियाँ और वाक़यात की तरह मुझे भी इसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था।
इनको बिला वजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी के कुछ देर कबल ही माँ को हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी माफ़ी हो तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहा चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में दिल नहीं लगता, बिला वजह बच्चों और मुलाजिमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सिरहाने बैठकर उनसे माफ़ी मांगता रहता हूँ। ना घर में दिलचस्पी रही ना कारोबार में। आप बताएं, क्या इस बेसुकनी, बेआरामी और इस ज़मीर का कोई इलाज है? जो जागा भी तो बेफैज। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज़ ना आई। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला, उसके अलावा इस बेसुकूनी का इलाज नहीं। क्या अल्लाह से तो बस इस्तग़फ़ार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहती हुई उसकी हिचकियाँ बंद गईं और गलोगेर आवाज़ में फिर बोला, मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम बाबा को लेने। ये कहाँ और घूम कर आया था, में गायब हो गया।